आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स। इसमें पहला चैप्टर है हमारा मोशन। तो मोशन के रिगार्डिंग जैसे कि आप लोगों ने चीजें सुन रखी होंगी, व्हाट इज मोशन। तो अगर आप बताते हैं कि कोई चीज मोशन में है, तो मोशन जो एक हम स्टडी करते हैं, बेसिकली हम इसको ऐसा स्टडी नहीं कर सकते कि हम एक रेफरेंस लें और दो लोग बैठे हुए हैं, एक इंसान यहां बैठा हुआ है, एक इंसान यहां बैठा हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अभी मान लीजिए कि ये एक बस है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस अगर रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ए और बी की, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ए भी मोशन में होगा, बी भी मोशन में होगा। अगर ए बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि रेस्ट में है, और अगर बी ए को ऑब्जर्व करेगा तब क्या लगेगा। अगर दो लोग बैठे हुए हैं, इवन मान लीजिए जैसे हम कोचिंग के अंदर होल्ड करे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप एक दूसरे को जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखने में आपको क्या लगेगा, आप सब लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम यहीं से किसी और प्लेनेट पर चले जाते हैं और वहां से कोई इंसान आपको ऑब्जर्व करता है, तो क्या आप तब भी उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं? तब नहीं है। जैसे मान लीजिए इस बी को मैं उठाकर बाहर खड़ा कर देता हूं, अब ये ऑब्जर्वर हो गया, और मान लीजिए जो हमारी बस है ये ट्रेवल कर रही है और ये मूव कर रही है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने में एक चीज नजर आएगी, और वो ये कि जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ए मोशन में है, और जब ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा कि बी मोशन में है। रेस्ट में यहाँ कोई नहीं रहेगा। एक्चुअल में जो ये मोशन होता है, मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है। मोशन एक रिलेटिव टर्म हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहां पर पढ़ने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने किस चीज का रेफरेंस दे रखा है, उसके रिगार्डिंग चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जब भी मोशन की हम शुरुआत करेंगे तो मोशन की शुरुआत करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम एक पॉइंट लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में चीजें मूव करती हुई हमें नजर आती हैं। अब अगर आपको बात करनी है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बगैर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूं मैंने, ये जरूरी है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बिना मैं अगर बात करता हूं तब क्या होगा, ये हमारा पॉइंट है, अब ये मोशन में हो या रेस्ट में हो, हम इसकी मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट ओ, इसको रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब इसके रेफरेंस में अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और मैं इसको बिना किसी रेफरेंस के इधर उधर मूव कर रहा हूं, तो इसका जो मोशन है वो रीडेबल नहीं होगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने पूछा कि एक मार्कर यहां होल्ड करा हुआ है, एक मार्कर यहां होल्ड करा हुआ है, दोनों मार्कर के करस्पॉन्डेंस में अगर मैं बात करूंगा, अब मैंने इसको मूव करा तो इसके मूवमेंट के साथ क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो कर रहे हैं हम मोशन के नाम से, तो मोशन समझ में आया आपके? आप लोग प्लीज मुझ पर फोकस रहिए, ठीक है। तो आपके मोशन समझ में आया क्या होता है। मोशन एक्चुअल में एक रिलेटिव चेंज होता है, रिलेटिव चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है। मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में किसी एक दूसरी बॉडी में आया हुआ चेंज, उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब मान लीजिए एक टर्म आती है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, एक टर्म आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अगर आपने डिस्टेंस अगर पूछनी होती है, एक्चुअल में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटी होती है, उसमें हम एक डिस्टेंस पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है, डिस्टेंस यही कि अगर इसके रिस्पेक्ट में इसने कोई चेंज अपनी पोजीशन में लाया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यानी कि किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज अपनी पोजीशन में या अपनी कंडीशन में कितना चेंज ला रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और बेसिक जो इसने इसकी स्टडी की थी मोशन की, वो न्यूटन ने ही की थी। तो न्यूटन के लॉज भी हैं जिसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका
लॉज ऑफ मोशन के बाद में, इसके मोशन के बाद में लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ना है। तो वो चैप्टर जो है पूरा का पूरा इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आगे की चीजों में आपको दिक्कत होगी। तो आपको मेन फोकस जो रखना है, सबसे पहले इनिशियल जो अपना फोकस रखना है वो किस पर रखना है, मोशन के ऊपर ही रखना है। और यहाँ जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि हम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ें, जिस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं। आपको ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उनसे। हम ये नहीं करेंगे कि हम काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, और उस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछना मेक सेंस नहीं करता। तो आपने जो मेन फोकस अपना रखना है वो किस चीज के ऊपर रखना है, एंट्रेंस तो देना है। आप देखो, अगर आपने स्टडी करनी होती है, चीजों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको बुक लेनी है, एक रिफ्रेशर उठाना है, टीचर से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। वो सब चीज जब रहती है जब आपके पास तकरीबन पूरी साल हो। अब आपको उसी चीज को 30 या 40 दिन के अंदर कवर अप करना है, तो उसको कवर अप करने का एक मेथड होगा। तो आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलेंगे। कभी भी क्या है ना, मैथडोलॉजी जो होती है उसके ऊपर वर्क करना सीखिए। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, आपके पास काम करने के लिए 40 दिन है, तो 40 दिन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे आप कि मुझे इस काम को 40 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अब वही काम आपको 4 दिन में करना हुआ, तो आप उस काम को 40 दिन वाले को 4 दिन में कर पाओगे? कर पाएंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, उन 40 दिन को यूटिलाइज करके 4 दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना भी आपका एफर्ट हो पाएगा आप लास्ट टाइम तक एफर्ट देंगे। तो आपको जो एफर्ट देना है वो कब तक देना है, 21 मई तक देना है। तभी तो है आपका एंट्रेंस 21 मई। 21 मई तक आपको एफर्ट डालना है, पूरा एफर्ट डालना है अपना, ताकि आपको बाद में ये रियलाइज ना हो कि काश उस टाइम पे पढ़ लेते, थोड़ा सा और इस टाइम पे टाइम निकाल लिया होता। तो ये सब चीजें जो है ना, इन सबको लेकर के चलेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस पढ़ेंगे। डिस्टेंस एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन होता है। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज इन पोजीशन होता है। यार फैन तो चला ही लूंगा, आवाज ज्यादा करता है। देखेंगे ये तो अब हमें क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़नी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को पढ़ाने के बाद इधर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पता है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, बताइए? 7। नाम बताइए उनके। लेंथ, सेकंड मास, और डेंसिटी। डेंसिटी फंडामेंटल नहीं है। टाइम, लेंथ मास टाइम, और टेम्परेचर। टेम्परेचर और कौन? करंट। ठीक है, करंट कौन? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी होती है और एक होती है सेवेंथ कॉन्सेंट्रेशन। इन सब की स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं। वो यूनिट्स क्या क्या होती हैं? लेंथ की, अब ये मीटर ही नहीं होती, मीटर के अलावा जितनी भी इसकी
अपर और लोअर लिमिट से, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब आपने, सर ने आपको एक शीट भेजी थी एक दिन, केमिस्ट्री वाले सर ने, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, देखा था नहीं? ग्रुप पे आती है चीजें, उसको एटलीस्ट ओपन कर लिया करो। मास की अगर मैं बात करता हूं तो मास में क्या आता है? मास की यूनिट होती है केजी, टाइम की, टेम्परेचर की, केल्विन, करंट की, एम्पेयर, इंटेंसिटी की, कैंडेला। सीडी से दिखाते हैं, कैंडेला होता है इसका नाम, ठीक है? इस पर एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है। कंसंट्रेशन की क्या होती है? मोल। तो ये बेसिक हमारी 7 क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं वो ड्राइव्ड होती हैं। जितनी भी क्वांटिटीज आपकी आएंगी, जैसे कि आपने अभी नाम बताया था डेंसिटी का, तो वो ड्राइव्ड में आती है। और ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं वो काफी होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स कह लीजिए या क्वांटिटी कह लीजिए। जैसे कि आपका सबसे पहला आता है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो एक बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन नहीं। फोर्स जो होता है वो ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव किसकी यूनिट है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो पता होगा, 9th क्लास आप लोग पढ़कर आए कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, चीजों को थोड़ा सा उसकी यूनिट से भी पहचानना शुरू किया कीजिए, क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको यूनिट पता होती है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि आपको एक्सेलरेशन बताना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, आपको पता लगा कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपने सॉल्व कर देखा कि जो यूनिट थी उसमें एक ही यूनिट वैलिड थी, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो आपको जो उस क्वेश्चन की अप्रोच करनी थी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करनी थी। ऐसा नहीं था कि आप उसको सॉल्व करो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को थिंक कर रहे हो। तो आपको यूनिट पता होना काफी जरूरी है। तो यहां पर देखिए, ये जो यूनिट है वो कब हमें ड्राइव होकर के आई? जब हमने मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया। एक और आपने बोली थी डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी निकालते कैसे? मास बाय वॉल्यूम से निकालते हैं। मास की यूनिट कितनी होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब या लीटर होती है। यानी कि ये जो जितनी भी क्वांटिटीज हम इसके अलावा पढ़ेंगे वो कैसी होंगी? सब ड्राइव यूनिट्स होंगी। उसके अलावा कुछ और होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था रेडियन, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। उसको जब हम सर्कुलर मोशन में लेकर के आएंगे ना, तब पढ़ेंगे। तो आपके ये समझ में आया यूनिट्स का? ड्राइव यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कितनी तरह की होती हैं? अब ड्राइव यूनिट बहुत सारी होती हैं, जैसे प्रेशर आता है इसमें, टॉर्क्स आती हैं। उसके अलावा आपने फ्लक्स देखा था, फ्लक्स भी आता है इसमें। अभी रिसेंटली आप फ्लक्स पढ़कर आए, फ्लक्स आता है। और भी कोई, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये सब आप ड्राइव कर सकते हैं यहां से चीजों को। ये सब की सब कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ड्राइव यूनिट्स होती हैं। अब डिस्टेंस जैसा होता है, एक इसी तरह की चीज होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर और स्केलर। अगर हम क्वांटिटीज की बात करें तो क्वांटिटीज हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। ये फ्रेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां से मिटा देता हूं इसको। क्वांटिटी यानी क्वांटिफाई करना। चीजों को क्वांटिफाई जब हम करेंगे तो उनको हम 2 तरीके से क्वांटिफाई करते हैं। एक हमारा होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अगर स्केलर क्वांटिटीज की मैं बात करता हूं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या क्या होता है इसमें? जैसे आपको मान लीजिए, देखिए हर चीज की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो आप किसी को डायरेक्शन बताएंगे। जैसे आप गूगल मैप से डायरेक्शन पूछते हैं तो आपको डायरेक्शन किस तरह से बताता है?
गूगल मैप पर जब आप डायरेक्शन डालते हैं तो उसमें एक असिस्टेंट होता है जो आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो डायरेक्शन किस तरह से बताता है? वो क्या ये कहता है कि आपको 30 मीटर जाना है सीधे, या ये बोलता है कि आपको जो पूरी डिस्टेंस कवर करनी है वो डिस्टेंस आपकी 40 किलोमीटर की है, तो वो ये बोलता है कि यू हैव टू कवर ओनली 40 किलोमीटर डिस्टेंस? क्या वो ये बोलता है? ऐसा तो नहीं बोलता। किसी का गूगल मैप ऐसे ही बोलता है कि आपको सिर्फ 40 किलोमीटर कवर करनी है। जब आप उस पाथ को कवर करते हैं, नेविगेशन लगाते हैं, जो भी उसमें वो होता है स्टार्टअप पॉइंट वाला जो पोर्शन होता है, जब आप उसको लगाते हैं तो उसके बाद वो बताता है कि आपको 40 मीटर चलना है सीधे, उसके बाद डायरेक्शन लेनी है लेफ्ट हैंड की तरफ, बोलता है। तो यहां पर जब भी डायरेक्शन आपकी मैटर करती है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर। ये तो मैं एक रिलेट करने के लिए समझाया था आपको, लेकिन वेक्टर से थोड़ा सा अलग होता है। वेक्टर जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना तो वहां वेक्टर थोड़ा दिमाग में सही से समझ में बैठ पाता है। अब स्केलर क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या पाया जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज में भाई अगर आप जो है चीनी लेने जा रहे हैं, तो चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं दुकानदार से? क्या बोलते हैं? 5 किलो चीनी दे दो। अगर 5 किलो चीनी लेने जाना है आपको तो क्या बोलेंगे? 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड के साथ एक चीज और होती है, यूनिट। तो स्केलर में क्या क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज जो होती है वो कंसीडर की जाती है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स, और कई बार यूनिट्स नहीं भी होती, उसके बावजूद भी वो चीजें स्केलर क्वांटिटी में कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यूनिट होने का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जब किसी चीज को लेने जा रहे हैं तो आप उसकी यूनिट बताओगे तभी तो वो आपको देगा। पता लगा डेंसिटी का आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ रखा है, और आप लोग लेने गए मिल्क। ठीक है, मिल्क की डेंसिटी जो होती है, मिल्क आपको किस में मिलता है? किलो में मिलता है, लीटर के अकॉर्डिंग देता है। आप जाकर बोलिएगा कि 1 किलो दूध दे दे, तो वो आपको 1 किलो दूध कभी नहीं देगा उसी रेट में। आप पूछोगे ना 1 किलो दूध के कैसे कितने पैसे, तो वो 1 किलो के पैसे तो बता देगा आपको कि 1 किलो दूध 60 रुपए है या 70 रुपए है, जो भी अमाउंट चल रहा है वो बता देगा। लेकिन वो 1 किलो दूध नहीं देगा आपको, जो क्वांटिटी देगा वो किसमें देगा? लीटर में देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी है आपको चीजों का। ठीक है, जैसे आप ऑयल लेने जा रहे हैं तो आपका जो ऑयल होता है वो 1 किलो का मतलब 1 लीटर के बराबर नहीं होता। अगर आप 1 लीटर ऑयल लेकर के आएंगे तो वो 1 किलो से कम ही बैठेगा, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस होता है। जब डेंसिटी आप पढ़ेंगे तब वहां पर चीज थोड़ी सी समझ में आएगी। एक्चुअल में समझाना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको सिग्निफाई करना पड़ता है उसको, कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी यूनिट भी डिफाइन करनी पड़ती है। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन आते हैं? हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा प्लस यूनिट नहीं आएगी, यूनिट आएगी और डायरेक्शन भी आएगी। तो यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि ऑल दोस क्वांटिटीज इन विच डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और डायरेक्शन इज कंसीडरेबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ा दिमाग में आया आपके? अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं, स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटी? ये जो हमने यहां लिखी है, लेंथ, लेंथ नहीं ऐसा लिखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस के अलावा मास और एक टाइम। ये सब क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है हमारी वेलोसिटी, उसके बाद आती है मान लीजिए फोर्स, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, वेलोसिटी, उसके अलावा एक्सेलरेशन। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आई जो अभी बताई? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। पॉज करना है इसको, कर दीजिए, पॉज करिएगा, स्टॉप मत करिएगा। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो एज यूजुअल जो है मैं बताता हूं,
क्या होगा? दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। पहला डिफरेंस तो यही है भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ते हैं उनकी स्पेलिंग ही अलग है। अब आप समझो कि चीज एक ही है और दो जगह पढ़ा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली चीज जो होती है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट है ना ये मान लो एक इंसान है जो पॉइंट ए से चलना मूव करता है, बी तक जाता है, फिर सी तक जाता है। ठीक है, ए से बी तक वो चलेगा 3 मीटर, बी से सी तक वो चलेगा 4 मीटर। ठीक है, 3 मीटर और 4 मीटर। अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो उसको पता होने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, डिस्टेंस होती क्या है। पता लगा आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं और आपने डिस्टेंस पता ही नहीं है कि वो कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है? डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो एक्चुअल पाथ होता है जो कोई कवर किया जाता है। एक्चुअल पाथ जिसको हम कवर करते हैं, यानी हम अगर यहां से यहां पहुंचेंगे तो हम किस पाथ को कवर करते हुए पहुंचेंगे? पहले हम ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी जाएंगे। तो अगर ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, और बी से सी के लिए? ये सब किस चीज के ऊपर बात हो रही है? एक्चुअल के ऊपर, जो हम कवर कर रहे हैं। 4 और 3 7 मीटर। लेकिन अगर मैं यहीं पर सवाल को पूछता हूं आपसे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले आपके जहन में यह आना चाहिए कि आपने पूछा क्या है। जो पूछा है वो डिस्प्लेसमेंट है। इससे पहले जो पूछा था वो क्या था? डिस्टेंस। तो यहां पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करेगा आपके लिए? इसका मैग्नीट्यूड मैटर करेगा। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या मैटर करेगा? डायरेक्शन भी मैटर करेगी। अब यहां से डायरेक्शन मैटर करने से पहले आपको एक्चुअल में जाना कहां पर है? ए से सी तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखाता हूं। ये एक्चुअल पाथ होता है, ये आपका द पाथ विच ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि इसकी इनिशियल पोजीशन कहां पर है, तो इनिशियली भाई आपने स्टार्ट कहां से किया था? ए से, और फाइनली आप हैं कहां पर? सी पर। तो जब ये इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की मैं दूरी निकालूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला पोर्शन जो है, जो इनिशियल से फाइनल गए हैं, ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। मुझे कोई बताएगा कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? चलो ये तो सबको पता है कि आपने राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आपको ए से डायरेक्ट सी जाना है, जिसके लिए आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 5 मीटर। ये 3 है, ये 4 है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी आपकी? 5 मीटर। ठीक है। दूसरा इसमें जो डिफरेंस होता है, अच्छा इसको पूरा ही लिख लो, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड बात करता हूं मैं यहां से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कई बार क्या होता है कि आप लोग 11वीं क्लास में पहुंच जाते हैं और आपको स्केलर वेक्टर ही क्लियर नहीं होता। ठीक है, अगर किसी के अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकते हैं आप उतनी ही फीस में। बताऊं दोबारा? अच्छा देखिए, ऐसे मानिए आपको यहां से इस पॉइंट पर जाना है।
इस पोजीशन से इस पोजीशन पर। अच्छा ये भी छोड़ो, एक बहुत मतलब वो जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली एग्जांपल होती है उसको लेकर के बात करते हैं। ये मान लो ए से बी जा रहे हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? ए से आपको बी तक जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे 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 तो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास एक तो रास्ता ये है, एक रास्ता ये भी है कि आप डायरेक्ट चले जाओ, जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां से बता दूं कि आप जहां खड़े हुए हैं वहां से इतने एंगल पर जाते रहिए, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, एंगल भी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी कि आप यहां से खड़े हुए हैं, अगर इतने एंगल पर टर्न करके सीधे सीधे जाते रहेंगे तो आप ऐसे से पहले ही पहुंच जाएंगे। आपने देखा प्लेन्स जो मूव करते हैं वो अपने कोऑर्डिनेट्स पर मूव करते हैं। तो प्लेन क्या करता है एक्चुअल में, अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का रास्ता ऐसा नहीं होता, बिल्कुल यूं नहीं होता, वो कर्वेचर में भी होता है कई जगह पर। जो ट्रेन के बीच में कोई भी चीज आती है तो उसको हटा करके साइड से ले जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें, ये सब कंडीशन जो है ट्रेन के लिए आती है। अगर आपको प्लेन की बात करनी होती है तो बेसिकली देखा जाए एक तरह से तो प्लेन आपका डिस्प्लेसमेंट ही कवर करता है। प्लेन ऐसे ऐसे चलते हुए देखा है कभी? यूं जा रहा है, यूं चला गया, यूं चला गया, यूं चला गया, ऐसे 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 थोड़ी ना जाएगा प्लेन। प्लेन कैसे जाता है? प्लेन अपना इनिशियल कोऑर्डिनेट सेट करता है, अपना फाइनल कोऑर्डिनेट सेट करता है, और आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि उसमें एंगल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट के एंगल होते हैं, क्या बोलते हैं, लंबी लंबी लाइनें जो होती हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये जो होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर बात करता है और बोलता है कि आपको प्लेन को इतने डिग्री पर टर्न रखकर स्ट्रेटली चलाना है, ये होता है। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको जब प्लेन स्टेट मूव करना है तो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बात कर रहे हैं। ये ऐसा होता है रोक रोक के चलता है जब अपनी बस चलती है। भाई अगर आप ऑन रोड ट्रेवल करें तो आप डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन के थ्रू बात करते हैं तो आप कहां पर आ जाते हैं? सीधे डिस्प्लेसमेंट पर। अभी यही बात समझ में? फेस तो आपका अभी भी नहीं बता रहा। अब ये मत समझना कि रोड पर आप डिस्प्लेसमेंट कवर करने बैठ जाओ। आपको हर बार पता लगे कि आपकी घर से यूनिवर्सिटी तक की दूरी जो है वो 5 ही किलोमीटर है, लेकिन आप रोज 8 किलोमीटर कवर करते हो, तो आपके पास पाथ भी होना चाहिए। तो एक्चुअल पाथ जो कवर करते हैं वो डिस्टेंस ही होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उन दोनों पॉइंट के बीच की से दूरी हम लेते हैं, उसको कवर नहीं करने जा रहे। कवर तभी करेंगे जब बीच में कोई चीज नहीं होगी। और आप जितने भी प्रॉब्लम्स अपने फिजिक्स के अंदर देखेंगे उसमें हम रोड पर चलते हैं, और अपने यहाँ के रोड बिल्कुल ऐसे नहीं होते सीधे सीधे। क्या आपने चलना है अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए तो आप घर से यूनिवर्सिटी तक रोड डलवा लो बिल्कुल स्ट्रेट, वैसे तो नहीं होगा ना, आपको टर्न लेना पड़ेगा। यानी कि आपको वहां पर एक्चुअल पाथ को कवर करना पड़ेगा। एक्चुअल पाथ जब आप कवर करेंगे तो क्या होगा, आप डिस्टेंस को कवर करेंगे, और आप बिना डिस्टेंस के आपके पास प्लेन है तो आप सीधे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्लेन भी एक तरह से प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको ना उसको यूं कर्व पे ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो वेक्टर ही होता है एक तरह का। तो एक यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। एक इंसान है, पॉइंट ए से गया पॉइंट बी तक, एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर लौटकर बी से ए पर आ गया, और ए से बी तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो मुझे बताइए डिस्टेंस कितना कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए। तो ए बी को मैं लूंगा 100 और बी ए को लूंगा 100, दोनों मिलाकर कैसे हो जाएंगे? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, मैथमेटिकली कैसे जीरो बताएंगे उसको? ए बी माइनस कर देंगे? नहीं, मैंने कहा था डायरेक्शन मैटर करती है। आप जब ए से बी की तरफ जाओगे तो आपने कार्टेशियन प्लेन देखा है कैसा कैसा होता है? ऐसे ही कुछ होता है। जब हम इस पाथ पे इधर की तरफ जाते हैं तो ये हमारी डिस्टेंस कैसी होती है इधर की साइड पर, और जब बैकवर्ड आते हैं तो वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे,
और नीचे जाएंगे तो निगेटिव लेते हैं। अब देखो कोई इंसान ए से बी तक जाएगा तो वो कितना जाएगा 100, लेकिन अगर बी से ए तक आएगा तो वो जो वापस आ रहा है वो माइनस में आएगा। इसीलिए ए से बी गया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, प्लस बी से ए। इनके ऊपर वैसे एरोज लगते हैं, अभी लगा नहीं था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए से बी तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आपकी मैटर करती है। तो जब इधर जा रहे थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, जब आप बैकवर्ड में आ रहे हैं तो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। और नेगेटिव डायरेक्शन को हम कैसे लेंगे -100 मीटर। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 100 मीटर -100 मीटर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब भी आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। कैसे होता है वो यहां समझ लीजिए कि आप जितना जाते हैं उतना ही आप उस पोजीशन में वापस आते हैं, तो आपकी जो वापस वाली डायरेक्शन है वो किसमें कंसीडर की जाती है नेगेटिव में कंसीडर की जाती है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट में इसी चीज के ऊपर लिखा रहा हूं कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड 0, ये 0 भी हो सकती है। ठीक है, नोट कीजिए इसको।